लोग जो इस तरह की बात करते हैं, इंसानियत नाम की चीज उनमें मर चुकी है, सच्चाई को नहीं देख सकते, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, इंपेरिकल डेटा रख के सामने बात करेंगे। तुष्टीकरण किसका हुआ है बताओ? जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी क्यों हैं? फांसी की सजा में कौन है? इलिटरेट कौन है? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दलित मुसलमान क्यों हैं? और क्यों आप सिविक कम्युनिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करते मुस्लिम इलाकों में? क्यों मुस्लिम इलाकों में आप पुलिस स्टेशन खोलते, स्कूल नहीं खोलते? क्या हमने रोका? क्या किसी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए ये? क्यों मुस्लिम एमपी जी बीजेपी में नहीं? एक मुस्लिम एमपी नहीं लोकसभा में बीजेपी के पास। आप टिकट नहीं देते। किसका तुष्टीकरण कर रही है बीजेपी? किसका अपीजमेंट कर रही है? देश देख रहा है ना। किसने कहा था कि एक है तो सेफ है? वो किसकी तरफ इशारा था? किसने कहा था कि बटेंगे कटेंगे? किसकी तरफ इशारा था? कौन से समुदाय की तरफ इशारा था? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये आने वाली राजनीति के अब स्थापित नारे हो गए हैं। राजनीति इसी बिना पर आगे चलेगी क्या असदुद्दीन ओवैसी? वोट मिल रहा है ना सर, वोट तो मिल रहा है बीजेपी को, वो सत्ता में आ रहे हैं। कोई अगर ये अगर प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि मंगलसूत्र निकालकर हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा, वोट मिला है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनको 240 एमपी मिल गए। आज भारत की पार्लियामेंट से 24 एमपी हैं। हर समुदाय का, बैकवर्ड क्लास का, अपर कास्ट का, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। किसी एक का नहीं है तो मुसलमान का नहीं है। क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप और बीजेपी की ये मिलीजुली कबड्डी है। आप बीजेपी की ऑल्टर ईगो है एक तरह से। आप उन्हीं का फायदा करते हैं, अपनी राजनीति भी चमकाते हैं और बीजेपी का भी समर्थन कर देते हैं पीछे से, परोक्ष रूप से। एक काम कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी चौराहे पे बुलाकर गोली मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। और ये कहकर मारिए कि इसके मरने के बाद भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों के 40 एमपी जीतेंगे। ये कहकर गोली मारिए, मैं अपनी मौत को कबूल करने तैयार हूं कि किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी कैफ को गोली नहीं मारी जाएगी। बताइए, मैं कितने 3, 4, 5, 6 सीट लड़ता हूं और हर बार आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। नहीं ओवैसी साहब, इसका एक और पहलू है। तो मैं जिम्मेदार नहीं, मुझे मालूम है ये आपको पीड़ा होती है इस सवाल से, पर यह पूछना भी जरूरी भी था। लेकिन एक और पहलू है क्या? अजित पवार बीजेपी के एतराज के बावजूद डट गए, अड़ गए। उन्होंने यहां तक कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे संस्कार, हमारी परंपरा नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सना मलिक को भी उन्होंने चुनाव में उतारा और नवाब मलिक को भी चुनाव में उतारा। तो जहां पर दरअसल तुष्टीकरण के बजाय सही मायने में जो नेता मुसलमानों के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, खड़े हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सना मलिक की कामयाबी जो हुई है वो प्योरली नवाब मलिक साहब की और उनके भाई के उस एरिया में काम की बुनियाद पर हुई है। वो अजित पवार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, एक मुसलमान इम्तियाज जलील एमपी था। पूरे मिलकर सो कॉल्ड सेक्युलर कम्युनल मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। एक नहीं है ना। कितनी बड़ी आबादी है? 11% की, 12% की आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में। एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि जो पूरा मुल्क में नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ जो पैदा कर दिया गया है कि इसको गाली दो, ये जिम्मेदार है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव आपकी इसी दावे की तस्दीक कर रहा है क्या, जो ये अप्रत्याशित नतीजे आए? ये 235-36 सीटें जो महायुति जीत गई 288 में से, और 90% का स्ट्राइक रेट, 89% का बीजेपी का, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां का सक्सेस रेट, उन्हीं के समर्थक तमाम ये पोस्टर्स लगा रहे हैं, 95%। महाराष्ट्र का जनादेश अहम कारण, बड़ी वजह बटेंगे तो कटेंगे है क्या? इसमें कई रीजंस हैं उनके जीतने के, जिसमें से हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कई रीजंस है उसमें।
क्योंकि ये डिबेट उस पर नहीं है। कभी डिबेट होगा महाराष्ट्र के चुनाव पर, जो नतीजे क्यों आए, तो मैं और खुलकर बयान कर सकता हूं। मगर बता रही रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना दिया गया है कि हर चीज के लिए, अगर कल सुबह में मुर्गा नहीं पुकारेगा, कल सुबह में गाय भैंस दूध नहीं देगी, तो बोलेंगे मुल्ला जी यहां से गए थे, तो यहां अज़ान की आवाज आ गई इसलिए मुर्गा ने नहीं पुकारा। यह हालत हो गई है, यह हालत पैदा कर दी गई इस देश में। कल एक वीडियो देखा, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी गया बेचने के लिए, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम भारत से मोहब्बत नहीं करते। क्या इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म कर दी जाएगी? इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों झूठा पैगाम देश को दे रहे हैं? क्यों अंबेडकर के उस स्पिरिट को नहीं मानते तुम? देश के फाउंडिंग फादर्स आज ये जो हो रहा है देश में, इस सूरत हाल पर वो क्या कहते अगर वो जिंदा होते? असदुद्दीन ओवैसी रोते और लड़ते संविधान को, उसकी स्पिरिट को बचाने के लिए उसको लड़ते। अगर कई एग्जाम्पल्स हमारे संविधान में हैं कि क्या हम भगवान के नाम से शुरू करेंगे संविधान को, क्या किसी खुदा के नाम से? नहीं, हमने नहीं माना उन चीजों को। हमने राइट टू इक्वालिटी दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर दिया, माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट दिया। इतना बेहतरीन संविधान हमने बनाया, मगर संविधान तो बना दिया हमने, मगर उसके स्पिरिट को हम भूल गए, उसको इंप्लीमेंट करना हम भूल गए। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमने अपना लिया है कि बस 14% मुसलमानों को गाली देते रहो और अपनी सियासी रोटी सेकते रहो, हर चीज की जिम्मेदारी उन पर डाल दो। ये आप बताइए, झारखंड में बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का, मगर झारखंड में मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो कोई चीज बची नहीं ना। हर चीज पर जब चुनाव आता तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जितनी गाली बकेंगे उतना बड़ा फायदा होने वाला उन पार्टियों को, और हो रहा है फायदा उनको, बराबर हो रहा है फायदा उन लोगों को। तो ये रुकेगा कैसे? फिर तो ये समस्या बहुत विकराल है। ये देश की जनता को देखना पड़ेगा कि आज अगर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर फिस्कल डेफिसिट 2.8 पर पहुंच चुका है। वहां पर जो कर्जा है, अभी जो कर्जा का देने के लिए 60-70 हजार करोड़ देना पड़ेगा। महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर क्या हो रहा है? नहीं, मुसलमान से खतरा है, बुरखे से खतरा है, हलाल गोश्त से खतरा है। और ये तब हो रहा है कल, क्योंकि आप एक जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया, वो आज सुर्खियों में, कहीं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है। एक याचिका डाली गई थी कि भाई आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, ये प्रीएम्बल जिसका आपने जिक्र किया, उद्देशिका में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द वो डाल दिए गए थे, ये गैर जरूरी है, इनको हटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बिना लार लपेट कह दिया ये नहीं हट सकते, यही हमारी आत्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है और दरअसल राजनीति जो कर रही है या हो रही है, इसमें तो दिन रात का अंतर है। सर, एक शायर ने अच्छा कहा था, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वही हम कर रहे हैं। मैं अपनी जवानी में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के उस अगली तनाजे को मैं देखा। आज ये बच्चा कैफ मर गया 17 साल का, वो वही देख रहा है। क्या इस जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या मेमोरीज देंगे उनको कि भैया ऐसी तरह राजनीति करो तभी आप सत्ता में आएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना है तो आप एक और दंगा करा दो, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, पॉलिटिकल रिवॉर्ड। अगर आप देश के गरीबों के ख्वाबों को चुकनाचूर करके, उनके आंसुओं को बर्बाद करके, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करके अपने सत्ता का महल तामीर कर रहे हैं, याद रखो यह महल टिकने वाला नहीं है। जिस तरह तुम गरीबों के ख्वाबों को, मां और बहनों को बेवा करके, यतीम करके अपना महल बना रहे हो, तुम भी चुकनाचूर हो जाओगे एक दिन। वक्त की बात है, आएगा वक्त जरूर, मुझे यकीन है। मुझे अपनी देश की जनता पर पूरा अटूट भरोसा है। आज भी इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं जो पसंद नहीं करते। आएगा वक्त, देखना, ये जल्द से जल्द आएगा इंशाअल्लाह। तो मतलब ये लोगों की आवाज ही उठेगी, ये सड़कों पर से ही आवाज उठेगी कि गंगा जमनी तहजीब, इसका मटिया मेट ना किया जाए। अवाम पर भरोसा जता रहे हैं आप। ये देश की जनता,
इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने राजीव गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने नेहरू के डोमिनेंस में कई प्रदेशों में कांग्रेस को हरा दिया। तो मोदी, योगी आदित्यनाथ कोई बड़े लोग नहीं है। जमहूरियत है, लोकशाही है, और देश की जनता और नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है कि आखिर ये कब तक इस तरह की नफरत की बातें चलती रहेंगी। तंग आ रहे हैं वो। आपने नौजवान शब्द आएगी। आपने नौजवान शब्द का इस्तेमाल किया। आपने असदुद्दीन ओवैसी 3 बार कैफ का जिक्र किया, 17 साल का कैफ जिसकी मौत हुई। पर बहुत से अखबारों में और अब चर्चा का केंद्र एक और बिंदु बन रहा है, वो ये कि ये युवाओं का, यंगस्टर्स का इस्तेमाल, ये कश्मीर मॉडल चल पड़ा है क्या? सहारनपुर में भी पुलिस के सामने बच्चों को खड़ा कर दो जैसे कश्मीर में होता है, और यही काम क्या संभल में भी होता दिखा है? देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, और खुदा ने इनको सोचने की सलाहियत उनसे छीन ली है। सिर्फ नफरत की बात करते। इतना बड़ी बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, कितने लोग गए पाकिस्तान को या लश्कर का हिस्सा बने? कितने लोग गए? कितने लोग आईसिस में गए? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर कितने लोग आईसिस से गए? अमेरिका से, यूरोप से, फ्रांस से, ग्रेट ब्रिटेन से, बेल्जियम से। ये इनको यही चाहते हैं कि मुसलमान जमहूरियत से उनका भरोसा उठा लो, इनको एक्सट्रीमिस्ट बना दो, इनको फंडामेंटलिस्ट बना दो, और फिर इनको हाथ में बंदूक दे दो। यही तो लोग चाहते हैं। यही इनका असल ख्वाब है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी को इतना उनको डिस्क्रिमिनेट करो, इतना उनको दबाओ, इतना उनसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका खत्म कर दो कि वो इस सिस्टम में, जमहूरियत में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना भरोसा खत्म कर लें। और इंशाअल्लाह ताला जब तक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे लोग हैं, हम नहीं कामयाब होने देंगे उनको, उन ताकतों को इंशाअल्लाह। तो ये 90 के दशक का एक वो सवाल, और वो आपको कुरेदता होगा और आपको बहुत माथा ठनकता भी होगा कि अरे भाई इसका क्या किया जाए। 90 के दशक में खास जब मुंबई के दंगे भी हुए, तब ये सवाल बड़ा पूछा जाने लगा था कि भाई हर मुसलमान आतंकी तो नहीं होता, लेकिन 90-95% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्या हम उस दिशा की तरफ फिर से जाते दिख रहे हैं जो आपने कहा कि अब लोगों को डराया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है? अगर अब जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? राजीव गांधी को मारने वाले कौन से समुदाय के थे? बता दे हमको। इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे? बता दे हमको। देश जानना चाहता है। और फिर माल्टा की जेल में 6 साल कौन सजा काटा? यह इल्जाम लगाने वालों के अब्बा थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इनके नाना ने दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर उस रोड पर पेड़ों पर लाशें लटक रही थी, इनके बेटे की लाशें थी। जेल में बैठकर माफीनामा कौन लिख रहा था? देश जानता है। कौन थे अल्लामा काफी जो मुरादाबाद की जेल में फांसी की सजा दी जा रही थी, तो वो मुस्कुराते हुए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर फांसी पे चढ़ गए। तो इनसे हमको नेशनलिज्म का कोई दर्श लेने की जरूरत नहीं है। देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करने वाले तुम तो वाकिफ ही नहीं हो स्पिरिट से। आप कहां थे 1820 में? कहां थे आप 57 में? आप कहां थे? कौन जिना के साथ मिलकर सरकार बना? देश जानता है उन लोगों को। आज आप आकर हमको बता रहे हैं नेशनलिज्म ये होता, कल्चरल नेशनलिज्म अलग है, इसकी जरूरत नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप देख लो आपका चेहरा कितना खराब है उसमें। अभी कुछ दिन पहले की, 2 दिन पहले की बात है, सरसंघचालक मोहन भागवत का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि कपड़े बदल लेने से या खाना अलग खाने से कोई आदमी का डीएनए नहीं बदला, हम सब एक ही हैं, खून हमारा एक ही है। सरसंघचालक ये बात लगातार हर 2, 4, 6 महीने बाद कहते आते हैं। अरे वो उन्होंने एक और मजाकिया स्टेटमेंट दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश मत करो। ये सब क्यों होता है? ये क्यों बोलते हैं मालूम आपको?
क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को, यूरोपियन कंट्रीज को एक मैसेज देने के लिए, और जो अरब कंट्रीज में 2-3 अरब कंट्रीज हैं उनको मैसेज देने के लिए कि देखिए जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है बीजेपी की, उसके चीफ ने इस तरह कह दिया, देखिए हम तो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो सिर्फ कॉस्मेटिक है, ये तो उन लोगों को खुश करने के लिए है। अगर हकीकी तौर पर है तो फिर ये जो संभल में जो लोग गए हैं कोर्ट को, वो आरएसएस के नहीं है, बोल दे हैं वो आरएसएस के नहीं है, खुलकर कह दे मोहन भगवत के ये आरएसएस के नहीं है, बता दे देश को कि आरएसएस के नहीं है लोग। ऐसे आप जरा बताइए कि 1965 में मथुरा ईदगाह का हिंदू मुसलमान बैठकर एग्रीमेंट कर लिए, मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्मस्थान के लिए, कोर्ट अप्रूव एग्रीमेंट हो गया। 2023 में आप जाकर बोलते कि नहीं, वो कौन होते हिंदू लोग जो मुसलमानों से एग्रीमेंट किए? बोल दे मोहन भगवत के वो ये जो हरकतें की जा रही है देश के हित में नहीं है। ऐसे में आखिरी सवाल असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सबको बराबरी का हक, यह हमारा आईन हमें देता है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, और इस बराबरी का एक बड़ा पैमाना होता है वोट की ताकत, क्योंकि सरकार चुनते हैं हम, हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे। पर आज की तारीख में जो आप 16% मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इनका वोट अब क्या गैर जरूरी हो गया है? डी फैक्टो डिसएनफ्रेंचाइज हो गया है क्या मुसलमान आज की तारीख में? नहीं, देखिए बाबा साहेब अंबेडकर ने अच्छा कहा था, एग्जैक्ट कोटेशन मुझे याद नहीं आ रहा। बाबा साहब ने कहा था हमने तो बेहतरीन संविधान बना दिया, अब इस जो सत्ता में रहेगा वो कैसे उसको इंप्लीमेंट करेगा, आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। बाबा साहिब ने यह भी कह दिया था कि उनसे सवाल किया गया था कि भाई इतने रिजर्वेशन की सीट्स हैं दलितों के जो जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहिब ने कहा कि हाँ वो जीत कर जाते हैं, मगर मुंह कब खोलते हैं? जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। तो भारत के अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को समझना पड़ेगा कि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आपका प्रोग्रेस, आपकी सेफ्टी, आपके कल्चर का प्रोटेक्शन उसी वक्त होगा जब आप पॉलिटिक्स में अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। बास पागल अहमक लोग हैं जो इस तरह की मैसेज देते हैं, अरे भाई तुम्हारे वोट का क्या होगा। नहीं, उम्मीद, अगर उम्मीद एक राय के बराबर भी होगा तो हमको उम्मीद को बरकरार रखना है, उस पर काम करना है। बिल्कुल। अगर आज हम संविधान दिवस मना रहे तो इसलिए तो नहीं मनाएंगे कि नहीं अब क्या होगा, हमको उम्मीद पर नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और संविधान देश की आत्मा है। असदुद्दीन ओवैसी, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, संविधान दिवस भी, और जो संभल में हुआ और जैसी राजनीति हो रही है, संविधान, खास संविधान के प्रियम्बल की ही बात करूं, उद्देशिका की बात करूं, ये आपस में मेल खाते दिख रहे हैं। संविधान जो किसी भी नागरिक को, आईन जो किसी भी नागरिक को एक सुरक्षा का भाव देता है, वो भाव दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें जो हमने प्रियम्बल बनाया, उसमें हमने कहा था कि लिबर्टी, आज़ादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, जस्टिस, इंसाफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब कहाँ है? कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे वतन अजीज़ में जो ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में देखा था, आप लिबर्टी के नाम पर अपनी राय को रखिए, आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप इंसाफ की बात करिए, आपको कहा जाता है कि आप किसी समुदाय के खिलाफ हैं। आप भाईचारगी की बात करिए तो आपको बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, या बटेंगे तो कटेंगे। आप आर्टिकल 25, 26 का हवाला दीजिए, वो बोलते नहीं, हम सबको सब डाइवर्सिटी खत्म करना है। आर्टिकल 29 का कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर की बात करिए तो बीजेपी, आरएसएस बोलते हैं कि नहीं, हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे। तो कहाँ हम सिर्फ नाम के लिए संविधान दिवस मना रहे हैं, मगर उसका जो स्पिरिट है, उसका जो पैगाम है,
हम उसको डेलिबरेटली इस सरकार ने तो आप और ये बीजेपी कह रहे ने हैं भुला दिया। असदुद्दीन अवैसी, आप एक जाने माने वकील भी हैं, कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा जो सिस्टम है उस पर आपको भरोसा ही नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ना यहां पर देश में, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, संसद भी है, और आपस में एक दूसरे को वो एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में बांधे भी रखते हैं। ये जो आपने शुरुआत में कहा था संभल की, चंदोसी की जामा मस्जिद के बारे में, कि एक ही दिन में पिटीशन फाइल होता है और एक ही दिन में बगैर दूसरे पार्टीज को जज साहब मौका दिए वो फैसला लेते हैं और कहते हैं कि इसका सर्वे कराया जाए, और ऑर्डर की कॉपी मिलने के 1.5 घंटे के बाद सर्वे हो जाता है। देखिए, हमने 1950 में अपने आप को संविधान दिया और 75 साल से हर नागरिक बशमूल आपके हम सब कोशिश कर रहे हैं कि देश के इंसाफ के मैकेनिज्म में भरोसा मजबूत होता जाए। अब इस तरह के अगर फैसले आएंगे, इस तरह के लोग जाकर ये इस तरह का पिटीशन डालेंगे, तो वो उस कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं या उस कॉन्फिडेंस को हिलाने का काम कर रहे हैं? दंगा करने या दूसरी बात दंगे यह को है अंजाम देने कि के बजाय, एक सेकंड ओवैसी साहब, दंगे को अंजाम देने के बजाय दरअसल क्या न्यायिक प्रक्रिया किसी भी पक्ष को यह हक नहीं देती कि भाई अदालत का फैसला आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानते, एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे कैसे कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? अपनी जगह वाजिब हो सकते हैं, आप ऊपरी अदालत में जाकर अपील कर देते। वहां 50,000 लोगों का इकट्ठा होने का क्या मतलब था? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जो पिटिशनर्स हैं वो उसमें एक स्टैंडिंग काउंसिल है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, और मैं ये चार्ज लगा रहा हूं योगी आदित्यनाथ पर कि उनका अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल उन्हीं की यूपी सरकार के खिलाफ पिटीशन डालता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है? दूसरी बात, आपका कहना सही है, पहला सर्वे हो गया रात में, तो 19 को हो गया। मैनेजमेंट कमेटी का ये फरीजा था कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दूसरे दिन फौरन जाते कि ये ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर है, ये खराब ऑर्डर है, आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का 91 का एक्ट का वायलेशन करता है, नहीं गए। तीसरी बात यह है कि आप जब दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, वहां पर आपने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाते हुए, वो वीडियो आपके पास सामने है, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि हम कोर्ट के फैसले या कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, मगर हमारी आपत्ति यह है कि हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। 1948 में बाबरी मस्जिद को इसी तरह से सील कर दिया गया था, फिर कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर हुआ, वहां पर मेरी नमाज बंद कर दी गई और पुजारियों का तकर्रुर करके पूजा शुरू कर दी गई। मैं तो अपनी मस्जिद को खो दिया, फिर अचानक ताले खोल दिए गए, फिर उसके बाद 6 दिसंबर को क्या हुआ हम जानते हैं। तो आपको ये, और एक बात समझिए सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब हमने बनाया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर तमाम सामुदायिक रिलीजियस प्लेस सील हो गए, अब इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मजहब, पर अदालत जाने से कोई बात नहीं होगी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अदालत में आदमी जा सकता है कि भाई हमारा तो यहां पर मंदिर था, इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, चाहे वो 1529 की बात हो, अदालत पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पर मेरा सवाल यह है, और आपने उसको थोड़ा छुआ भी, 19 तारीख को एक सर्वे शाम को हो गया था ओवैसी साहब, 20 चलिए रविवार है, 21, 22, 23, क्यों नहीं शाही जामा मस्जिद के जो करता धरता थे अदालत चले जाते कि ये जामा मस्जिद के जो करता धरता थे अदालत चले जाते कि ये खामखा का ऑर्डर दे दिया गया है, ये जल्दबाजी में दिया गया फैसला है।
मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, सांसद हूं मैंने एक कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, और सबने उसकी तायीद की पार्लियामेंट में। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट का डायरेक्ट ताल्लुक भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से है। नॉन रिट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब लोअर अदालत अगर इसको नहीं मानेगी तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। जिसको राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कितने पेजेस कोट करूं मैं आपको, और लोअर अदालत बोली सर्वे होगा। फिर वो एक्ट क्या है? फिर वो एक्ट खत्म हो गया क्या? क्या तो कर रहे हैं आप? जानबूझकर भड़काया जा रहा है या डराया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को? मेरा आर्गुमेंट यह है कि 1950 में संविधान हमने दिया, 75 साल हो गए। ऑनरेबल जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि वो सुन लेते मैनेजिंग कमेटी को? अच्छा, आप उनका पिटीशन पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। वो कह रहे हैं कि सेक्शन 18 आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत राइट ऑफ वे मुझे चाहिए। राइट ऑफ वे कैसे मिलेगा मस्जिद में से आम आदमी को, बताइए आप। आर्कियोलॉजिकल सेक्शन का उसका एक्ट का सेक्शन 16 पढ़िए। अगर किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को भारत सरकार एक्वायर करती है तब भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप बताइए कितने हिंदू मंदिर, टेंपल्स प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कल को जाकर बोलेगा कि मुझे राइट ऑफ वे दीजिए और मैं सर्वे कराऊंगा। धार्मिक भावनाएं कम और शरारत की मंशा ज्यादा देखते हैं आप तो असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल, और शरारत इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सर्वे माफिया है ये लोग ये कर रहे हैं। अगर ये जो 5 लोगों की मौत हुई है इसमें वो वकील मुलविस है जो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, और एलआर अगर उसको परमिशन नहीं दिया गया यूपी सरकार से तो एलआर मैनुअल के खिलाफ काम कर रहा है। वो 18,000 रुपए तनख्वाह उठा रहा है और अपने ही सरकार के खिलाफ केस डाल के 5 लोगों की मौत हुई है, इसे मर्डर भी बता रहे हैं विपक्ष के लोग। एक सेकेंड ओवैसी साहब, पर नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही मुसलमान से भिड़ गया। तुर्क बनाम पठान का ये घमासान, ये तो मुसलमान आपस में ही भिड़ गए थे। ये तो राजनीतिक रसूख वर्चस्व की लड़ाई थी। इसमें प्रशासन को, सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल ये केस नहीं डालता तो फायरिंग होती, इतना सब तमाशा होता। कहां तुर्क और पठानों की लड़ाई है? आपने मस्जिद में दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, आपने पूरा छावनी बना दिया, आपने मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया, और कमेटी के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लिख रहे थे, मेरे हाथ से कागज छीन लिया गया। विजुअल से आप गोली चला रहे हैं। और बताइए कि कैफ है 17 साल का लड़का जिसकी फोटो वायरल हो रही है कि जमीन पर पड़ा हुआ है। 3 लोगों, 4 में से 3 को सीने में लगी, 1 को पीठ में लगी। ये तो प्लास्टिक बेचने वाला, एक ठेला बंडी पर फ्रूट्स बेचने वाले हैं। पर इन बातों पर जान चलेगी और आप बोल रहे हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत से बेहतर मुनासिब जगह कोई हो सकती थी जहां चर्चा होती। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस मामले पर चर्चा ना होना, और आज अगर संविधान दिवस पर हम ये चर्चा कर रहे होते, इससे बेहतर कुछ और दिवस हो सकता था क्या? पर यहां भी वो सत्ता पक्ष विपक्ष की राजनीति हो जाती है। संसदीय बेईमानी होती जा रही है क्या ओवैसी साहब? देखिए, इस सरकार को बांग्लादेश में जो वहां के बांग्लादेशी सिटीजन जो हिंदू हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है मैं भी कंडेम करता हूं। उनकी ज्यादा फिक्र है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। उनको इस देश के जो इंडियन सिटीजन माइनॉरिटीज हैं, जो आबादी का 15% का हिस्सा है, 19 करोड़ की आबादी है, उसको डेलिबरेटली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, और उनके मजहबी इबादत गाहों को छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं बुलडोजर के नाम पर। तो कभी नेशनल चाइल्ड कमीशन के तरफ से कह दिया गया कि मदरसों से बच्चों को निकालो, तो कभी कह दिया गया कि मदरसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो सब हो रहा है ना सर। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है ओवैसी साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। आज संविधान दिवस है
और आज संसद की कार्रवाई स्थगित है। यह 75वां संविधान दिवस हम इस तरह से मनाएंगे? ठीक है प्रेसिडेंट, आपकी बात बिल्कुल सही है, वैलिड फेयर कमेंट है, मगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भाषण दिया, ये जिस किसी ने भी दिया, क्या वो भूल गए कि संविधान में राइट टू इक्वालिटी है? क्या इस संविधान में भारत के नागरिक की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ? नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती क्या? संसद में बने रहते आप, वॉकआउट करना या एडजर्नमेंट की नौबत आ जाना, इसमें विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होगी? या हर बार वही वो घिसा पिटा वो रिकॉर्ड ही चलाया जाएगा? अब राहुल गांधी कह रहे हैं, हमने अभी हेडलाइन भी दिखाई कि मेरा तो माइक बंद कर देते हैं जी, दलितों की आवाज, मुसलमानों की आवाज दबा दी जाती है। डटना होगा और वहां अपनी बात भी तो कहनी होगी। क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, इसीलिए तो कल हमने और दूसरे पार्टी के एमपीज ने एडजर्न मोशन भी दिया संभल की इस हत्या के खिलाफ, और 0 आवर में हमने अपना नोटिस भी दिया था, वो ड्रॉ में नहीं आया। हम फिर देंगे, हम फिर कोशिश करेंगे, मगर सवाल ये होता है कि एक प्रदेश की सरकार है और वो इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रही है, बाजाब्ता प्रमोट कर रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उन्हीं की सरपरस्ती और प्रमोशन की बिना पर यह संभल में हत्या हुई, जिसमें बेकसूर 5 लोग। पर अब हालात वहां काबू में आ रहे हैं, अभी कोई हिंसा की खबर नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं संभल जाऊंगा, राहुल गांधी की भी बात थी, अब पता लग रहा है कि टल गया है वो दौरा। ये रायट टूरिज्म करने से कुछ हासिल होता है क्या? क्या जो संभल में हुआ है, जो जख्म है, वो ऐसे मल्लम लगेगी? ये कोरी राजनीति नहीं हो रही क्या? देखिए, जो परिवार ने अपने 5 लोगों को खोया, उनका जख्म कभी नहीं भरेगा जिंदगी भर। वो जब तक वो परिवार के लोग जिंदा रहेंगे, वो अपनी औलाद को याद करते हैं। मैंने हाशिमपुरा के जो आज से कितने 40-45 साल पहले हाशिमपुर हुआ, मैंने एक बुजुर्ग को, मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, और मुझे उन्होंने कहा था कि मैंने अपने भाई को खोया था। तो जो खोते हैं वो जिंदगी भर जख्म नहीं भरता उनका। यानी आप बताइए।